माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम एसएचएम पर बेस्ड 3 कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो है उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम एसएचएम में ओसिलेट कर रहा है तो हम उसका टाइम पीरियड पोटेंशियल एनर्जी से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर किसी एक्सप्रेशन का प्रत्येक टर्म एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पर फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी चर्चा करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको ये हम शॉर्ट में बता देते हैं, कॉम्बिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि एसएचएम को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टर्म हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है। तो प्रत्येक टर्म जब पीरियोडिक फंक्शन होगा तो फिर हमको एक कॉमन मिनिमम टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। उसी टाइम पीरियड को कैसे फाइंड करेंगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। थर्ड जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे कि एसएचएम का काइनेमेटिक्स को फेजर डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल वे में, क्योंकि जितने भी एसएचएम में के जो इक्वेशंस होते हैं वो साइन फंक्शन होते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप मोर देन वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिर आपको प्रॉब्लम की कंडीशन को देख करके उस मोर देन वन आंसर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप फेजर डायग्राम का यूज करके आप वैसे सारे प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हैं सिंपल वे में। हम लोग बात करेंगे कि फेजर डायग्राम से किसी एसएचएम के काइनेमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स को कैसे हम डील करेंगे। हम बारी बारी से ये तीनों कंसेप्ट को प्रॉब्लम के आधार पे हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। ये आपको फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, is placed at a lowest point of a smooth parabola x square is equal to ay. What is the time period of a small oscillation? इसके 4 ऑप्शंस हैं और ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को चुनना है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा पैराबोलिक पाथ है, ट्रैक है, इस पे ये पार्टिकल है जिसका मास m है, लोएस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्रेम वर्टिकल प्लेन में है, इस तरह से, मतलब अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है। तो इस पैराबोलिक पाथ के लोएस्ट पोजीशन पे वो पार्टिकल है इनिशियली। जब हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये ओसिलेट करेगा। तो ओसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो ध्यान सुनेंगे कि ओसिलेट क्यों करेगा, उस बात को ज़रा समझिए। एक पार्टिकल यहाँ इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मलाइजेशन आपस में ये बैलेंस कर लेगा। तो ये जो पोजीशन होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा। अगर किसी पार्टिकल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन मिल गया तो हम ये फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं कि वहाँ से अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके अगर छोड़ेंगे तो पार्टिकल एसएचएम की कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा। इस बात को आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, इसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। मान लेते हैं कि इस लेवल से y हाइट पे ये पार्टिकल जिसका मास m है वो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट ए हाइट y ऑफ ए पार्टिकल m कितना होगा, तो u इज इक्वल टू mgy। इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी mgy होगा। अब इस y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि इक्वेशन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई a। इस y की वैल्यू आप अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन आएगा वो होगा mg, y के जगह पर एक्स स्क्वायर बाई ए पुट कर दीजिएगा तो ये हमको पोटेंशियल एनर्जी x के टर्म में आएगा। ठीक है। अब इसका ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब हम स्मॉल ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे तो पार्टिकल स्मॉल ऑसिलेशन में जब ऑसिलेट करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो हमारा x डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि ये x डायरेक्शन का फोर्स अगर हमको निकालना होगा तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। फोर्स अलोंग x एक्सिस नियर बाय द ओरिजिन एट ए डिस्टेंस x अगर फाइंड करना है तो fx इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। यू के जगह पर हम mg एक्स स्क्वायर बाई ए पुट कर दिए। तो जब हम इस u को x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा mg बाई ए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2mgx बाई ए। अभी इस fx के जगह पर मास इंटू एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, मास से मास कट जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस 2g बाई ए एक्स आएगा। पार्टिकल के एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया
ax इज इक्वल टू -2g/a/x। क्लियर है कि एक्सेलेरेशन x का फंक्शन है, ये निगेटिव साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये आपको याद होगा कि SHM के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल SHM में ऑसिलेट करता है तो एक्सेलेरेशन और x में जो रिलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ax इज इक्वल टू -ω²x। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कोरिलेट करके आप ω² की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करें तो ω² के जगह पर हम 2g/a लिखेंगे और हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आएगा √2g/a। अब ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √2g/a। अब अगर टाइम पीरियड अगर फाइंड करना है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए तो हम लोग जानते हैं t इज इक्वल टू 2π/ω। इस ओमेगा के वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 2π√a/2g। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पार्टिकल का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेरी विद टाइम एज x इज इक्वल टू sin ωt प्लस sin 2ωt प्लस sin 4ωt। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है उसको बताना है। चलो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये जो प्रत्येक टर्म अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक टर्म जो है SHM को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये साइन फंक्शन में है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट अगर फ्रीक्वेंसी अगर रहे तो और ये प्रत्येक टर्म अगर सेपरेट अगर SHM को सेटिस्फाई करता हो तो पूरा कम्बिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि SHM को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमको पता है कि प्रत्येक टर्म हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए पूरा कम्बिनेशन हमारा पीरियोडिक होगा। मतलब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए हमें वो मिनिमम टाइम फाइंड करना है जिस पर ये वैल्यू वो बार बार रिपीट करता हो। ठीक है, उसी स्मॉलेस्ट टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक टर्म का सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। तो यहाँ चूँकि साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। टाइम पीरियड किसी भी साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन अगर निकालना है तो ये होगा 2π बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट यहाँ टाइम है तो कोफिशिएंट ऑफ t। इस फार्मूला का यूज करके हम ये साइन फंक्शन वाले टर्म या कॉस में रहेगा तो उसका हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टाइम पीरियड जो होगा वो t1 इज इक्वल टू 2π, t का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे। इसके लिए टाइम पीरियड अगर फाइंड करना है तो 2π बटा t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। और इसका अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है तो t3 इज इक्वल टू 2π बाई t का कोफिशिएंट 4 ओमेगा है तो 4 ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है प्रत्येक टर्म का सेपरेट मुझे टाइम पीरियड ये मिल चुका। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो मतलब पूरे एक्सप्रेशन का टाइम पीरियड अगर मुझे फाइंड करना है तो t1 t2 t3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और t1 t2 t3 चूँकि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, सबके न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं बटा टोटल के डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेते हैं। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा वो हमारा वो टाइम पीरियड होता है पूरे एक्सप्रेशन का। तो हम लोग देख लेते हैं 2π और 2π का एलसीएम 2π होगा और ओमेगा 2 ओमेगा और 4 ओमेगा का अगर HCF निकालना है तो आप फैक्टर मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमको HCF निकालना है ओमेगा 2 ओमेगा और 4 ओमेगा का तो हम लोग ओमेगा को लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा, 2 ओमेगा को लिख सकते हैं 2 इंटू ओमेगा, 4 ओमेगा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ओमेगा। अब ये तीनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन है वो है हमारा ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब HCF जो होगा वो ओमेगा 2 ओमेगा और 4 ओमेगा का HCF ओमेगा होगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2π बाई ओमेगा।
तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं ऐसे एक्सप्रेशन में। थर्ड क्वेश्चन आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, एक्सिक्यूट कर रहा है SHM में, टोटल एनर्जी के वैल्यू E दिया हुआ है। पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे वो 1 एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो वहाँ से π/3 फेज शिफ्ट के बाद लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम का, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसे मुझे चुनना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए पहले कि जब कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी U = होता है ½ kx², जहाँ x जो होगा वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो जैसा कि हम कह रहा है कि 1 एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इसका मतलब x का वैल्यू a होगा, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू ½ kA² हो जाएगा। ठीक है, अब k का वैल्यू फाइंड करने के लिए ओमेगा = √k/m, तो k = m ओमेगा² आप यहाँ पुट कीजिएगा, तो m ओमेगा² पुट कीजिएगा तो ½ m, तो आएगा आपको E = ½ m, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा a का होल स्क्वायर। ओमेगा a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं √2E/m। इस ओमेगा a की ज़रूरत आपको आगे पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है उसको फेजर डायग्राम से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसी की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं एक पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस a एम्पलीट्यूड में विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसके मोशन को हम इस सर्कुलर मोशन से कोरिलेट कर सकते हैं, जिसका रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होगा और इसका एंगुलर वेलोसिटी इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, मतलब ओमेगा के बराबर होगा। हम इससे ये जो पार्टिकल है जो अलॉन्ग एक्सिस से मूव कर रहा है उसको हम पार्टिकल नंबर 1 कह रहे हैं, और जो सर्कल में मूव कर रहा है उसको पार्टिकल नंबर 2। फर्स्ट पार्टिकल का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका ये सेकेंड पार्टिकल दे देगा। मतलब फर्स्ट पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, इसके वेलोसिटी निकालना है तो इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाल लीजिए, इसका इस पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल का अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो इस सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलेरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लीजिए। मतलब इस फर्स्ट पार्टिकल का सारा इन्फॉर्मेशन ये सेकेंड पार्टिकल आपको दे देगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल इस पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है। फर्स्ट पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू करता है इस लाइन की तरफ, और सेकेंड पार्टिकल इस सर्कल में मूव करना शुरू करता है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उस समय मोमेंटम बताइए जिस समय फेज एंगल का वैल्यू π/3 हो। फेज एंगल का π/3 का मतलब होता है कि ये जो सेकेंड पार्टिकल है वो सेंटर पे π/3 एंगल बनाया है। कहने का मतलब है कि हमको सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन मिल चुका है। मतलब जिस समय ये यहाँ पे रहेगा, सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, तो कोरस्पॉन्डिंग इसका फर्स्ट पार्टिकल इस पोजीशन पे रहेगा। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड निकालना चाहते हैं तो हम मुझे सेकेंड पार्टिकल के स्पीड का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल दिया हुआ है कितना π/3, ये दोनों पैरेलल है तो ये π/3, तो ये भी π/3 होगा मतलब 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कहने का मतलब है कि v प्राइम का वैल्यू कितना होगा, तो v प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा a cos 30, तो ओमेगा a cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ से v प्राइम का वैल्यू मिल चुका है। अब हमको पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम का वैल्यू बताइए, तो हो जाएगा m v प्राइम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ओमेगा a का वैल्यू e के टर्म में हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये ओमेगा इज इक्वल टू √2E/m, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा √2E/m। ये पूरा का पूरा टर्म अंडर रूट के अंदर कर देंगे तो आ जाएगा √3me/2। ठीक है, जो हमारा √3me/2 ये सेकेंड वाला ऑप्शन ये आंसर होगा।
तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए और किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो आपको फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उसका यथासंभव यथाशीघ्र हम उसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।